काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहला टर्म काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को समझने के लिए अपन को सीखना पड़ेगा एंगल या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? थीटा से। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा था दोस्त, मतलब तो मान लो पार्टिकल ए से बी गया, पार्टिकल मान लीजिए, एज्यूम करिए, लेट अस अज्यूम कि पार्टिकल ए से बी गया। तो ए से बी जाने में जो उसने आर्क लेंथ ट्रेवल करी वो एल करी और इसकी रेडियस क्या थी? आर। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल ट्रेवल्ड हुआ थीटा, वो क्या हो जाता है दोस्त? आर्क लेंथ। बहुत बेसिक सी बात है, पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता दे रहा। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस दैट इज एल बाय आर। क्या हो जाता है? एल बाय आर। तो एंगल क्या होता है बच्चा पार्टी? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस दैट इज एल बाय आर। यूनिट्स की बात करता हूं दोस्त मैं इसके, तो यूनिट्स इसकी दो यूनिट्स होती हैं, एक होता है डिग्री और दूसरी होती है रेडियंस। रेडियंस जो यूनिट है वही आपकी कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट है। तो जनरली अपन जब भी कैलकुलेशन पर्पस की बात करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कौन सी यूनिट आप पुट करोगे? एसआई वाली पुट करोगे या कोई जो जनरल पर्पस में अपन यूज करते हैं? तो हमेशा एसआई यूनिट ही अपन के काम की है। लेकिन इन जनरल मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में बोलने में ज्यादा कौन सी आती है? डिग्री वाली यूनिट आती है। बट डिग्री पे भावुक नहीं होना है, हमें क्या करना है? हमेशा डिग्री देखते ही उसे रेडियंस में कन्वर्ट करना है। अब डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन कैसे होता है? तो हमें इनका आपस के रिलेशन पता होना चाहिए। तो ये जो 360 डिग्री, एक कंप्लीट रोटेशन में कितने एंगल होते? डिग्री में एंगल कितना होता है? 360। और वही अगर एक कंप्लीट रोटेशन का एंगल मैं रेडियंस में बात करूं तो कितना होगा? 2 पाई रेडियंस। मैं रेडियंस में बात करूं तो कितना होगा दोस्त? 2 पाई रेडियंस। तो यहां से यूनिट डिग्री जो आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? 2 पाई बाय 360। यहां से कट गया, ये आ गया पाई बाय 180। तो एक डिग्री किसके बराबर गया? पाई बाय 180। अब मान लो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो एंगल इन रेडियंस जो होगा, कभी भी एंगल इन रेडियंस निकालना है, अगर आपको एंगल इन डिग्री पता हो तो आप क्या करोगे? पाई बाय 180 एंगल इन रेडियंस हमेशा किसके बराबर होता है? एंगल इन डिग्री इंटू पाई बाय 180। एंगल इन डिग्रीज इंटू पाई बाय 180। एंगल इन रेडियंस किसके बराबर होता है? एंगल इन रेडियंस क्या होता है बच्चा पार्टी? एंगल इन डिग्री इंटू पाई बाय 180। डिग्री में जो एंगल दे रखे हैं उसको पाई बाय 180 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? एंगल इन रेडियंस आ जाएगा। यहां तक आप सभी लोग कंफर्टेबल हैं, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। कुछ एक क्वेश्चंस भी कर देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। आपको मान लो 30 डिग्री दे रखा था, इसको आपको रेडियंस में बताना है। 90 डिग्री दे रखा है, इसको बताना है। 120 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। 180 डिग्री को रेडियंस। तो जो भी एंगल इन डिग्री दे रखा है उसे अगर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एंगल इन रेडियंस आ जाएगा। तो सभी जगह क्या कर देंगे? कुछ नहीं करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे टर्म्स में, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? एंगल इन रेडियंस आ जाएगा। जब भी डिग्री में एंगल दे रखा हो, भावुक मत हो, तुरंत क्या करो? उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे क्या बचेगा? बचा पार्टी पाई बाय 6। यहां पे कितना बचेगा? पाई बाय 2। यहां पे कितना बचेगा? 0 से 0 गया, 6 से 2 गया, यहां से 3 गया,
2π/3। यहां से देखोगे 180 180 कट जाएगा, कितना बचेगा, पाई रेडियंस। ठीक है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन में वैल्यू डिग्री के टर्म्स में नहीं लिखनी है, आपको किस में रखनी है बच्चा पार्टी, रेडियंस के टर्म्स में लिखनी है। यहां तक आई होप आप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे। जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं एंगुलर वेलोसिटी की। क्या ये स्पीड ठीक है, या ऐसा लग रहा है सर ज्यादा हो रही है स्पीड, थोड़ा धीमे कर दूं? ठीक है दोस्तों, स्पीड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात आता है नेक्स्ट टर्म, एंगुलर वेलोसिटी। जस्ट वेट अ मिनट गाइस, मैं आप लोग का यूट्यूब आईपैड पे खोल लूं ताकि चैट सेक्शन मुझे अच्छे से दिखता रहे। This is GE Healthcare. चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बच्चा पार्टी, इसे डी थीटा बाई डी टी लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। डी थीटा बाय डी टी लिखते हैं, और इसे क्या लिखते हैं, या फिर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी बी होता है। डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी बी होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अपन ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था ना, डिस्प्लेस वेलोसिटी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट डीएस बाई डी टी या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वही डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ओमेगा क्या हो जाता है, डी थीटा बाय डी टी। ओमेगा क्या हो जाता है दोस्त, डी थीटा बाय डी टी। अब अपन यहां पे बात कर लेते हैं इसकी यूनिट्स की। तो एंगुलर इसकी जो यूनिट्स है वो क्या है, रेडियंस पर सेकेंड होती है। और कुछ एक जनरल यूनिट जो कॉमनली यूज यूनिट होती है वो एक आरपीएम भी होती है। एंगुलर वेलोसिटी की एक जनरल जो यूनिट होती है, जनरली यूज्ड में जो आ जाती है वो आरपीएम। बट एसआई यूनिट की मैं बात करूं तो क्या होती है, रेडियंस पर सेकेंड। मतलब क्वेश्चन में अगर आरपीएम में यूनिट्स दे रखी है तो देख के तुरंत भावुक नहीं हो जाना है, क्वेश्चन में वैल्यू नहीं पुट कर देनी है, पहले अपन उसे क्या करेंगे, रेडियंस पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। अब बात आती है कि सर रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम को अपन यूनिट्स रेडियंस पर सेकेंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो समझना बच्चा पार्टी, पहले अपन समझते हैं कि आरपीएम होता क्या है। आरपीएम का मतलब क्या हुआ दोस्त, रिवॉल्यूशंस पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट कर रहा है। तो 1 आरपीएम का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझते हैं। 1 आरपीएम का मतलब एक रिवॉल्यूशन हो रहा है, एक रिवॉल्यूशन हो रहा है पर मिनट। और एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियंस कवर हो जाएंगे, 2 पाई। कितने टाइम में, पर मिनट। लेकिन मिनट भी क्या है, एसआई यूनिट नहीं है।
तो मिनट को भी अगर एसआई में करोगे तो क्या आएगा, सेकेंड्स। कितने सेकंड होते हैं एक मिनट में, 60। तो ये आ जाएगा π/30, π/30। तो कभी भी वैल्यू अगर आपको क्या कहते हैं आरपीएम में दे रखी है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ओमेगा इन रेडियंस पर सेकेंड जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चा पार्टी, ओमेगा इन आरपीएम। जो भी आपको आरपीएम में वैल्यू दे रखी होगी इसको π/30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वैल्यू भी आपको आरपीएम में दे रखी होगी उस वैल्यू को π/30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ओमेगा आ जाएगा रिवॉल्यूशंस रेडियंस पर सेकंड पे। एग्जांपल के तौर पे आपको ओमेगा दे रखा है लेट से 480 आरपीएम, 480 आरपीएम। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है किसमें, इन टर्म्स ऑफ रेडियंस पर सेकंड। तो रेडियंस पर सेकंड में निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू भी आरपीएम में दे रखी है उसे π/30 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपको जो वैल्यू दे रखी है वो 480 दे रखी है, उसमें π/30 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 गया, तो आंसर आ जाएगा 16 पाई रेडियंस पर सेकेंड। तो रेडियंस पर सेकंड में आंसर कितना आ गया, 16 पाई रेडियंस पर सेकंड। आई होप बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बस ओमेगा आपको 480 आरपीएम दे रखा था, उससे रेडियंस पर सेकंड में करना था। तो जो वैल्यू भी आपको कभी भी आरपीएम में दे रखी होगी उसमें कुछ नहीं सोचना, बस π/30 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ओमेगा इन रेडियंस पर सेकंड। एवरीबॉडी कंफर्टेबल, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। यहां तक सभी लोग सहमत हैं तो थम्स अप दे दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक सारे बच्चे सहमत हैं तो आगे बढ़ता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो ये तो आ गई आपकी बेसिक्स हो गए एंगुलर वेलोसिटी के, एंगुलर वेलोसिटी के बेसिक होगा। अब एक अगली बात समझना, ये देखते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो सबसे पहले समझना, जो एंगुलर वेलोसिटी है या फिर कोई भी एंगुलर वेक्टर जो होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चा पार्टी, एक्सियल वेक्टर होता है। एंगुलर वेक्टर हमेशा क्या होता है बच्चा पार्टी, एक्सियल वेक्टर होता है। तो मैं यहां पे लिख भी सकता हूं दोस्त, एंगुलर वेक्टर्स मतलब एंगुलर वेक्टर्स में मैं चाहे मैं बात करूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, या मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी की, या मैं बात करूं एंगुलर एक्सेलरेशन की, या मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम की, या मैं बात करूं टॉर्क की, मतलब वो सारे शब्द जो अपन ने लीनियर मैकेनिक्स में पढ़े थे, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर पढ़े थे, उसका अगर मैं एंगुलर टर्मिनोलॉजी लेता हूं, जैसे फोर्स का एंगुलर टर्मिनोलॉजी क्या आ जाता है, टॉर्क। मोमेंटम का क्या आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम। वेलोसिटी का क्या आ जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का क्या आ जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये सारे के सारे एंगुलर वेक्टर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं बच्चा पार्टी, आर एक्सियल वेक्टर, आर एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होता है, इनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होगी। मतलब किधर क्या होते हैं, ऑलवेज इनका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होती है, ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। मेरे ख्याल से ये बात सुन के 90% बात बच्चों को पल्ले नहीं पड़ा होगा कि सर ये क्या बोल दिया कि एक्सियल क्या होती है, एक्सिस क्या होती है। तो समझना बच्चा पार्टी क्या होता है दोस्त, अगर ये पार्टिकल कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन है तो जो उसकी एक्सिस होगी ये हो गई एक्सिस,
तो जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा या तो ऊपर की डायरेक्शन में हो सकता है या नीचे की डायरेक्शन, लेकिन होगा हमेशा किधर बच्चा पार्टी, अलोंग द एक्सिस। चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो, चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे टॉर्क हो, वो हमेशा जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके परपेंडिकुलर, मतलब सेंटर से पास होती हुई जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसके अलोंग होगा। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं दोस्त। मान लो ये पार्टिकल है, इसको मैं सर्कुलर मोशन, देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में अभी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका जो एक्सिस होगा वो किधर होगा बच्चा पार्टी, सेंटर से पास होता हुआ ऊपर की तरफ होगा, सेंटर से पास होता हुआ ऊपर की तरफ होगा। यही अगर मैं इसे वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन करा दूं तो अब इसकी एक्सिस किधर होगी बच्चा पार्टी, शैतान, अगर इसे बच्चा पार्टी में वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन करा दूं तो अब, अरे यार हद है बदतमीजी की, पढ़ा रहा हूं देख नहीं रहा हूं, अभी भी तुम्हें लोगों को पूरा झगड़ा भी करना है, बाद में लड़ लेना तुम्हारी ऐसे की तैसे। पता नहीं क्या मजा आता है इन सबों को घूमने में। ये लो, ये अब अगर वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसकी एक्सिस किधर होगी बच्चा पार्टी, तुम्हारी तरफ, जिधर ये वाला मेरा हाथ है, ठीक है। अगर मैंने इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन इस तरह से करा दिया तो अब इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर हो गई, ऊपर हो गई। तो हमेशा एक्सिस के अलोंग होता है, और एक्सिस क्या होती है, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर। मान लो ये सर्किल है, ठीक है, मान लो ये सर्किल है, तो इसकी एक्सिस किधर होगी, ये हो गई एक्सिस। अभी ये ऐसे रखा है तो एक्सिस इधर हो गई, अगर ये एक्सिस ऐसे हो गया तो एक्सिस ऊपर की तरफ हो गया, अगर ये कोई टिल्ट है तो एक्सिस ऐसे हो जाएगा, अगर ये नीचे टिल्ट है तो एक्सिस नीचे की तरफ हो जाएगी। मतलब हमेशा किधर होगा बच्चा पार्टी, सर्कुलर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर होता है, और ये सारे वेक्टर्स क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं। चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर मोमेंटम है, कोई भी एंगुलर टर्मिनोलॉजी का अगर वेक्टर होगा तो वो हमेशा क्या होगा, अलोंग द एक्सिस होगा। ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई। अब जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल हैं, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। हेलो जेई एस्पिरेंट, जेई 2023 बहुत पास। चलो आगे बढ़े। अब बात आती है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो दोस्त मान लो ये पार्टिकल कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी इधर है, एंगुलर वेलोसिटी मैंने बताया हमेशा ऑलवेज अलोंग द एक्सिस होगी, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किधर है बच्चा पार्टी, ऊपर, ठीक है। और रेडियस वेक्टर तो किधर होगा, हमेशा अलोंग द रेडियस होगा, हमेशा रेडियस वेक्टर क्या होगा, अलोंग द रेडियस होगा। तो अगर बच्चा पार्टी में ओमेगा वी और आर में एक रिलेशन निकालूं, अगर ओमेगा वी और आर में रिलेशन निकालूं तो वो क्या आता है समझना, वो आता है हमेशा ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ओमेगा वेक्टर देखो ऊपर की तरफ है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जो पहला वेक्टर उसकी तरफ हाथ कर दिया। रेडियस वेक्टर देखो बाहर की तरफ, देखो ओमेगा वेक्टर, अभी यहां पे मैं बात करूं तो ये व्हाइट वाला वेक्टर क्या है बच्चा, पेन, ओमेगा वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में। ये आर वेक्टर क्या है, ब्लैक वाला पेन। तो क्या करना है, सीधा हाथ लेना है और अंगूठा 90 डिग्री पे करना है, सीधा हाथ लेना है, अंगूठा 90 डिग्री लेना है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई समर्थन नहीं करना है यहाँ पे। और क्रॉस प्रोडक्ट लेना बहुत इजी है बच्चा पार्टी, सीधा हाथ
सीधा हाथ अंगूठा खोल देंगे, 90 डिग्री पे करेंगे और पहला वेक्टर कौन सा है? देखो ओमेगा क्रॉस आर लिखा है, ओमेगा क्रॉस आर लिखा, तो जो पहला वेक्टर ओमेगा वेक्टर किधर है बच्चा? पार्टी फिगर के हिसाब से ऊपर है, तो ऊपर क्या करेंगे? सीधा हाथ की उंगलियां रखेंगे। आर वेक्टर किधर है? सामने की तरफ, तो आर वेक्टर क्या है? सामने की तरफ, तो सामने की तरफ उंगलियां कर्ल करेंगे। अंगूठा देखो किधर आया? राइट में। अंगूठा देखो किधर आया? राइट में। तो वेलोसिटी वेक्टर देखो किधर गया? राइट में। वेलोसिटी वेक्टर किधर गया? राइट में। तो ये इस तरह से डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत ही इजी पार्ट काम होता है। तो ओमेगा क्रॉस आर जो हो जाएगा ये हमेशा क्या देता है? वी वेक्टर देता है। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन में बात करेंगे। अगर इसे मैं खोल दूं तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू आर इंटू साइन ऑफ थीटा। अब चूंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कुलर मोशन में हमेशा क्या होगा? ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, थीटा 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 कितना होता है? 0, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बहुत ही फेमस फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी और ओमेगा के रिलेशन का, कई जगह यूज आता है वेलोसिटी और ओमेगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, लीनियर वेलोसिटी चाहिए, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। यहां तक आप सारे कंफर्टेबल हैं, क्लियर है? एक बात और ध्यान रखना, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, रेडियस वेक्टर होता है और ओमेगा वेक्टर, ये तीनों हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। लिख सकते हो इन सर्कुलर मोशन ओमेगा वेक्टर जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है रेडियस वेक्टर के, और रेडियस वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब तीनों हमेशा आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों हमेशा आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एट ऑल द टाइम। ओमेगा वेक्टर, आर वेक्टर एंड वी वेक्टर, ये तीनों आपस में बैठ रहे हैं। मतलब आर वेक्टर जो है वो ओमेगा और वी दोनों के परपेंडिकुलर है, आर वेक्टर जो है ओमेगा और वी दोनों के परपेंडिकुलर है, वी वेक्टर ओमेगा और आर दोनों के परपेंडिकुलर है, ओमेगा वेक्टर आर और वी दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब सब आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर में। ठीक है, कोई भी किसी की डायरेक्शन में नहीं होता है। ये सर्कुलर मोशन के कुछ बेसिक्स हैं। अगर यहां तक आप सभी लोग क्लियर है, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। अगर ये टॉपिक अब तुम्हें इजी से भी आसान लगने लगा है तो बताओ, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं। देखा जाए दोस्त, चलो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय, कोई पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट ऑन अ सर्कुलर पाथ जो है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, where theta is in radians and t is in second. The angular velocity of the particle after 2 seconds from start is. अगर थीटा दे रखा है, ओमेगा पूछा है, तो क्या ये बच्चों का काम नहीं होगा? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है दोस्त। डिफरेंशिएट कर देंगे, 2t क्यूब का डिफरेंशिएशन 2, t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर प्लस 0.5 है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो ओमेगा जो आ गया आपका 6t स्क्वायर हो गया। ओमेगा जो आंसर आ गया वो ओमेगा कितना आ गया? 6t स्क्वायर आ गया। अब पूछा क्या है? ओमेगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t की वैल्यू 2 पुट कर दें तो ओमेगा आ जाएगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 24। यूनिट्स क्या होती है ओमेगा की? रेडियंस पर सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा यहां से 24 रेडियंस पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे और खुद से कर चुके होंगे बिना मेरी मदद के सवाल। जिसका इसका आंसर आ जाया करे चैट सेक्शन में पहले ही लिख दिया करो, और जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें, ठीक है। और दूसरी बात, जितने बच्चे भी देख रहे हैं वो प्लीज आफ्टर द लाइव जब खत्म हो जाता है कमेंट सेक्शन में एक जेन्युइन फीडबैक जरूर पोस्ट करें, जो भी हो कमेंट जरूर पोस्ट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलो नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो बच्चा पार्टी, अगर मैं उसे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है ओमेगा, क्या डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ये भी फॉर्मूला होता है? अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। एक मिनट हैंड कितनी देर में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है? पूरे 1 घंटे में। मिनट हैंड को एक जो मिनट वाली सुई होती है वो पूरे 1 घंटे में कंप्लीट रोटेशन करती है। तो अगर मैंने डेल्टा थीटा 2 पाई ले लिया तो उसे 2 पाई का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लगता है? 1 घंटा। 1 घंटे में मतलब कितने सेकंड? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं।
मिनट भी क्या है बच्चा पार्टी, एसआई टर्म नहीं है, इसे और अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा एसआई यूनिट्स में चाहिए होता है, रेडियंस पर सेकंड में आंसर चाहिए होता है। तो कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 इंटू 60, इतने सेकंड्स हो जाएंगे। तो यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां 30 आ जाएगा, तो ये पाई 6 3 जा 18 और 00 पाई बटा 1800 रेडियंस पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 4। पाई बटा 1800 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। यहां तक आप सभी लोग 100% 100% एक नंबर सहमत हैं? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। सभी लोग सहमत हैं क्रांतिकारी तरीके से, बिल्कुल धुआं बिखेर के सहमत है? आगे बढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए व्हील, किसी भी व्हील की एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, दैट इज 70 रेडियंस पर सेकंड। इफ द रेडियस ऑफ द व्हील इज 0.5 मीटर, अगर रेडियस ऑफ व्हील 0.5 मीटर है, देन द लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन है वो r इंटू ओमेगा, भारत के बच्चे को पता है, ठीक है। तो रेडियस कितना बचा पार्टी, 0.5, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है दोस्त, 70 रेडियंस पर सेकंड है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है दोस्त, 70 रेडियंस पर सेकंड है। तो यहां से वेलोसिटी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 35। सारी चीजें एसआई में थी तो कुछ कन्वर्जन करना नहीं है, 35 मीटर पर सेकेंड। बच्चों का खेल है, बिल्कुल इजी से भी आसान लेवल का क्वेश्चन था। तो आंसर आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप सभी लोग कंफर्टेबल हैं, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आप लोग मेरे हिसाब से सभी लोग कंफर्टेबल हैं। अब मैं बात करने वाला हूं किसकी बच्चा पार्टी, नए टर्म की, जिसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन की मैं बात करूं तो अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे के सब टॉपिक। चलो ठीक है। अब बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो अगेन अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की दोस्त अगर बच्चे पार्टी में बात कर रहा हूं, तो मान लो ये कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा था दोस्त, ये कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा था, मैंने बताया कोई भी जो एंगुलर टर्मिनोलॉजी होगी वो किधर होगी, अलोंग द एक्सिस होगी। तो अल्फा वेक्टर और ओमेगा वेक्टर तो किधर होंगे, इस वेक्टर के, ठीक है दोस्त। अब अगर मान लो तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर जो था वो यहां पे कहीं इस तरफ जा रहा था, और तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर हमेशा किधर होगा बच्चा पार्टी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। तो जो अल्फा वेक्टर डिफाइन करते हुए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, वो किसके बराबर होता है, डी ओमेगा बाय डी टी के बराबर होता है, या फिर इसे डेल्टा थीटा बाय, इसे डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी भी कहा जाता है। कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है दोस्त, अल्फा वेक्टर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है दोस्त, अल्फा वेक्टर होता है। वो क्या होता है दोस्त, अल्फा वेक्टर होता है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होता है। कैसे डिफाइन करते हैं, डी ओमेगा बाय डी टी करते हैं, इसे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी भी कहा जा सकता है। समझना बच्चा पार्टी, एंगुलर वेलोसिटी जो है, अब यहां से कुछ मैं की पॉइंट्स बताने वाला हूं, समझना बच्चा पार्टी। अगर मैंने पहले ही तुम्हें यह बताया
v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर किसी भी पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हुई तो ओमेगा भी क्या होगा दोस्त, कांस्टेंट होगा, और ओमेगा कांस्टेंट हुआ तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा पार्टी, 0 होगा। तो समझ लेना if a particle is moving with constant speed, then its angular acceleration is 0। कोई भी पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इस बात पे कंसेप्ट पे बेस्ड अल्फा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ए फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट 600 रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम में दे रखी है ओमेगा, तो सबसे पहले भावुक नहीं होंगे, इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियंस पर सेकंड में। इज ब्रॉट अंडर यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन एंड स्टॉप्ड आफ्टर 2 मिनट, टाइम कितना दे रखा है, 2 मिनट्स दे रखा है। देन व्हाट इज द एंगुलर डी एक्सेलरेशन, एंगुलर डी एक्सेलरेशन इन रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात यह आती है कि फिजिक्स में हमें बच्चों को अधिकतर ये क्वेश्चन रहता है कि सर फिजिक्स समझ में आ जाती है, सवाल पढ़ते हैं, मतलब जब पढ़ रहे होते हैं सब समझ में आता है, लेकिन सवाल पढ़ के ये नहीं समझ में आता कि कौन सा फॉर्मूला है। तो देखो दोस्त, जब भी आप ये सोचोगे कि क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत सोचोगे कौन सा फॉर्मूला लगाएं, आपको कभी क्लिक नहीं करेगा कौन सा फॉर्मूला है। आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखना पड़ेगा। और क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना है, कभी भी पूरे क्वेश्चन को पूरा एक साथ नहीं पढ़ना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम नहीं समझ पाओगे, बिकॉज हम लोग की जो मेमोरी है वो गजनी वाली है। हम एक साथ 2 लाइन पढ़ के हमें इतनी रीडिंग एबिलिटी हम लोग डेवलप ही नहीं करे हैं कि हम 2 लाइन का मतलब एक साथ अपने दिमाग में रिटेन रखें। तो अपन गजनी है तो गजनी जैसे काम करेंगे। क्या काम करेंगे, फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट। सबसे पहले देखा कि हमें रोटेटिंग मतलब ओमेगा दे रखा है 600 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। तो रिवॉल्यूशंस पर मिनट दे रखा है, तुम्हें ध्यान आएगा सर ने बताया था रिवॉल्यूशन पर मिनट में कभी भी आरपीएम में दे रखा है वो एसआई यूनिट नहीं है, तो एसआई में कन्वर्ट करेंगे। एसआई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आरपीएम को एसआई में कन्वर्ट करने के लिए पाई/30 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो ओमेगा 600 रिवॉल्यूशंस पर मिनट दे रखा है, इसे पाई/30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 20 पाई रेडियंस पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगा, ओमेगा। ठीक है, इज ब्रॉट अंडर द यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन एंड स्टॉप कर दिया गया, मतलब ओमेगा फाइनल जो हो गया वो क्या हो गया, 0। ये तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी, ओमेगा फाइनल क्या हो गया, 0। कितने टाइम में, t इज इक्वल टू 2 मिनट्स में। 2 मिनट्स मतलब कितना हो गया, 120 सेकेंड। ये डेटा तुमने, अब तुमसे पूछा कि फाइंड एंगुलर डी एक्सेलरेशन, मतलब अल्फा की वैल्यू पूछी है। ये गिवन डेटा तुम्हें एक एक करके एक एक स्टेटमेंट से निकाल लेना है। जब आप ये गिवन डेटा निकाल लेंगे तो आप उसके बाद तुरंत आपको चमक जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सिंपल सी बात है, अल्फा पूछा है तो ओमेगा इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। क्लियर दोस्त, पुट कर दो। ओमेगा की वैल्यू 20 पाई, ओमेगा की वैल्यू क्या है, 0। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा, ओमेगा फाइनली रेस्ट पे आ जा रहा है। ओमेगा नॉट कितना है बच्चा पार्टी, 20 पाई प्लस अल्फा, टाइम कितना है 120। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 20 पाई बाय 120। 0 से 0 गया, ये 6 गया, तो ये आ गया माइनस का पाई बाय 6 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि डी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, माइनस हमें क्या बता रहा है कि ये डी एक्सेलरेशन है, मैग्नीट्यूड कितना है, पाई/6। यहां तक आप सभी लोग कंफर्टेबल हैं, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, मजा आ रहा है पढ़ाई करने में? नीट प्रिपरेशन इज सो इंटरेस्टिंग। ए बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑन ए सर्कल।
मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है दोस्त, मूव्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर, अगर एंगुलर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा वो डी ओमेगा बाई डी टी डिफाइन करते हैं। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या उसका डेरिवेटिव 0 होगा? सिंपल सी बात है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन यहां पे क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। यहां तक आप सभी लोग 100% 100% एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने में कंफर्टेबल है, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। यहां तक कंफर्टेबल है तो हार्ट बना दो चैट सेक्शन में, फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्त। एंड प्लीज जो भी बच्चे नए हैं वो वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाएं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल ऑब्लिक लीनियर एक्सेलरेशन। मैं टेंजेंशियल बोलूं या लीनियर बोलूं, एक ही मतलब होता है, ठीक है? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन आता है? तो अपन लिखेंगे जो ए टेंजेंशियल होता है, ए टेंजेंशियल मतलब वही जो वेलोसिटी वाला रिलेशन है वही यहां पे भी होल्ड गुड हो जाता है। तो यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो अल्फा वेक्टर क्रॉस रेडियस वेक्टर, ये किसके बराबर होता है? ए टेंजेंशियल वेक्टर। ये किसके बराबर होता है? ए टेंजेंशियल। यहां से हमें पता चल जाता है कि भाई रेडियस वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होता है अल्फा वेक्टर के, और अल्फा वेक्टर परपेंडिकुलर होता है टेंजेंशियल वेक्टर के। ये तीनों आपस में क्या होते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। बाकी क्वेश्चन सॉल्विंग करने आते हो तुम्हें रिलेशन यूज में आने वाला है मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में, वो ये आना जाता है कि ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो आर इंटू अल्फा, आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी निकाल दोगे तो तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक आप सभी लोग कंफर्टेबल है, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए। अब बात आती है कि सर इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है। भाई कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, वो तो अलोंग द टेंजेंट जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आएगा वही बताएगा। क्योंकि बस इसका डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है इसलिए टेंजेंशियल कहते हैं। जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है उसे सेंट्रीपिटल कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल जो दो टर्म आते हैं सर्कुलर मोशन में, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कहीं से भी आ गए। वो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल सिर्फ और सिर्फ उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता रहे हैं। जिस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी सेंट्रीपिटल हो गया, जिस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर टेंजेंट की अलोंग होगी वो सेंटर टेंजेंशियल हो गया। यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल है, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। तो ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। यहां तक आई होप आप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, एक नंबर। चलो कुछ क्वेश्चंस है इस कंसेप्ट पे बेस सवाल करते हैं। द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। लीनियर एक्सेलरेशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है दोस्त। लीनियर एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है, और ये तुम्हें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दे रखा है। तो आर पूछा है, तो हम सबको, हम सारे भारतवासियों को पता है ए टेंजेंशियल किसके बराबर होता है? आर अल्फा के बराबर होता है। ए टेंजेंशियल 10 दे रखा है, रेडियस पता नहीं, लेकिन अल्फा जो है तुम्हें 5 दे रखा है। तो जो आर होगी 10/5 हो जाएगा। 10/5 इज इक्वल टू 2 मीटर। तो 2 मीटर की दूरी पे होगा ये पार्टिकल। ऑप्शन नंबर 4। यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल हैं, क्लियर है? सिंपल सा बेसिक सा सवाल था। सिंपल बेसिक सा सवाल है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब समराइज कर देते हैं पूरी, मतलब कुल मिला के जो अपन ने लीनियर टर्म्स में जो पढ़ा था, समरी के बेसिस पे आप देखेंगे जो अपन ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। भाई जो लेंथ थी उसे थीटा से रिप्लेस कर दो, जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसे तुम एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर दो, जो फाइनल वेलोसिटी थी वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी से कर दो।
अगर एक्सेलरेशन की बात मैं करूं, एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्लेस कर दो, तो जो चीज तुमने वहां पे पढ़ी थी वो एज इट इज यहां पे भी एप्लीकेबल है। जो चीजें अपन ने वहां पे पढ़ी थी वो एज इट इज एप्लीकेबल है। जैसे कि अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, तो तीनों की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन एज इट इज मोशन है यहाँ पे। जैसे वहां पे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी थी, तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है, ठीक है। वहां पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर आप लगा सकते हैं। वहां पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर प्लस टू एस होता है, तो v की जगह ओमेगा पुट कर देंगे, u की जगह ओमेगा नॉट पुट कर देंगे, प्लस 2 टाइम्स अल्फा थीटा हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड था, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड की बात करेंगे तो u प्लस a बाई 2 था, तो यहाँ से ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n-1। ये सारे के सारे फॉर्मूले जो इक्वेशन ऑफ मोशन के अपन ने वहां पे पढ़े थे वो एज इट इज यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, वो एज इट इज यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। जैसे वहां पे v इज इक्वल टू यू डी डिस्प्ले डी एस बाई डी टी पढ़ते थे, वैसे ही यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे अगर ओमेगा निकालना होगा तो यहाँ पे डी थीटा बाय डी टी आ जाएगा। यहां पे अगर तुम्हें अल्फा निकालना होगा तो वो डी ओमेगा बाय डी टी आ जाएगा। अब ये किसका डिफरेंशिएशन क्या देता है, किसका इंटीग्रेशन क्या देता है, इसके लिए मैंने तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। जो शॉर्ट ट्रिक वहां पे काइनेमेटिक्स में थी वो यहाँ पे भी एज इट इज एप्लीकेबल है। वहां पे अपन ने क्या बताया था, एस वी ए टर्म बताए थे, डी बाई डी टी। इधर जाओगे तो डिफरेंशिएट करोगे, ये बताया था कि नहीं बताया था। और इधर आने पे अपन क्या करते थे, इंटीग्रल dt करते थे, इधर आने पे इंटीग्रल dt करते थे। तो ये सेम ट्रिक यहां पे भी एप्लीकेबल है दोस्त, यही सेम ट्रिक यहां पे भी एप्लीकेबल है। अब यहां पे आपको ये डिस्प्लेसमेंट ट्रिक लगानी है, तो डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्लेस कर दोगे बच्चा पार्टी, थीटा से। तो यहां से थीटा वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से और एक्सेलरेशन को अल्फा से। इधर से इधर जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इधर से इधर जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। राइट टू लेफ्ट आओगे तो क्या करना पड़ेगा दोस्त, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्त, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सेम ट्रिक यहां पे भी एप्लीकेबल है। तो समरी यही है कि बस अगर तुमने ये काम कर लिया तो जो काइनेमेटिक्स में पढ़ा था वो एज इट इज, वो सारी चीजें यहां पे एज इट इज एप्लीकेबल हैं। बस तुम्हें टर्मिनोलॉजी उनके करस्पॉन्डिंग एंगुलर टर्मिनोलॉजी का यूज कर लेना है। आई होप यहां तक आप सभी लोग कंफर्टेबल है। यहां तक सारे बच्चे 100%, 100%, एक नंबर कंफर्टेबल है, पूरी समरी क्लियर है आपको। अब इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, बताई दी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर मोशन बता दी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो दोस्त अगर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन की बात करूं तो दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन में। पहले को कहते हैं अपन दोस्त सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पहला जो एक्सेलरेशन होता है किसी भी सर्कुलर मोशन में, वो दो तरीके के एक्सेलरेशन पाए जा सकते हैं। एक को सेंट्रीपिटल कहते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल। दूसरे को क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन, अगर टोटल एक्सेलरेशन की बात करें तो किसी भी सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं। एक दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, पहले को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरे को कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल का क्या काम है और टेंजेंशियल का काम क्या है। तो ये क्या होता है बच्चा पार्टी, रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन चेंज। जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है क्या उसकी हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रही है? कोई भी पार्टिकल अगर दोस्त सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है कि नहीं होती है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए।
जस्ट वेट अ मिनट गाइस। अरे भाई साहब, चलो आ जाओ चिंटू। चिंटू का वापस से काम आ गया। चिंटू अभी भी नहीं सुधरा है, उलझे जा रहा है। हाँ, अगर देखो बच्चा पार्टिकल ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो क्या इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज है? भाई देखो, ये वेलोसिटी इधर, जब ये यहां पे तो वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, जब ये यहां आया तो वेलोसिटी वेक्टर पीछे की तरफ, जब ये यहां आया तो वेलोसिटी वेक्टर इधर, जब ये इधर आया तो वेलोसिटी वेक्टर इधर, जब ये वेलोसिटी इधर आया तो वेलोसिटी वेक्टर इधर, जब ये सामने है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर। तो हर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी वेक्टर मतलब डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा चेंज हो रही है। तो सर्कुलर मोशन में अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें तो ये किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन चेंज। किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए होता है। और ऐसा कोई सर्कुलर मोशन प्रेजेंट नहीं होता, ऐसा कोई सर्कुलर मोशन नहीं होता जिसमें कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। डायरेक्शन हमेशा एट ऑल द इंस्टेंट, ऑल द मोमेंट, पार्टिकल की डायरेक्शन तो ऑल द मोमेंट चेंज हो ही रही होती। तो दैट मीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा इट मस्ट बी प्रेजेंट, इट मस्ट बी present in all circular motion. CM for circular motion. सभी के सभी सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है। इसका काम होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीड चेंज। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, यहां पे किसकी बात हो रही है? ध्यान से सुनना, यहां पे किसकी बात हो रही है? स्पीड की। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करने के लिए ही ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या ऐसा जरूरी है कि कोई भी सर्कुलर मोशन में हमेशा स्पीड चेंज हो रही हो? नहीं भाई, इस दुनिया में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नामक चेंज भी सर्कुलर मोशन होता है। मतलब ऐसे सर्कुलर मोशन भी होते हैं जिसमें स्पीड कभी चेंज हो ही नहीं रही होती, स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। तो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बहुत कुछ खास काम है नहीं सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में जो खास काम है वो किसका है बच्चा पार्टी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑप्शनल है। ये क्या है बच्चा पार्टी? मस्ट बी प्रेजेंट वाला केस है। ये मस्ट है और ये कैसा केस है? ऑप्शनल है। ये क्या है बच्चा पार्टी? ऑप्शनल है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही होगी, लेकिन ये क्या कराता है? स्पीड चेंज कराता है। तो डायरेक्शन चेंज होना तो मस्ट है सर्कुलर मोशन में। भाई स्पीड चेंज हो या ना हो कोई फर्क नहीं, स्पीड चेंज नहीं होगी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का हो रहा होगा। स्पीड चेंज हो रही होगी तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होना तो मस्ट है। तो it is present only in non-uniform circular motion। ये किस पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ओनली इन नॉन यूनिफॉर्म से, सिर्फ और सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही प्रेजेंट होता है और ये हमेशा होता है। अब बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की क्या होती है वैल्यू की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा सेंटर की तरफ होती है, हमेशा सेंटर की तरफ होती है। और इसकी डायरेक्शन किधर होती है? ऑलवेज along the tangent। नाम ही इनका टेंजेंट और सेंट्रीपिटल क्यों पड़ा? जिसका डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में हो रही थी इसलिए इसे टेंजेंशियल कहा जाता है। इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है इसलिए हमेशा इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। हमेशा इसे सेंट्रीपिटल क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर होती है, इसे सेंट्रीपिटल कहा जाता है। और इसकी
आई थिंक आई एम बैक ऑनलाइन। तो बच्चों देख पा रहे हैं? तो एक्चुअली मुझे दोबारा लिखना पड़ गया, पूरी स्लाइड मिटल गई थी, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग गया। तो मैं बताया था एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में बात करते हैं तो दो तरीके का एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल क्या करता है? डायरेक्शन चेंज करता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्त? ये डायरेक्शन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये किसके लिए होता है? डायरेक्शन चेंज के लिए। और ये ओनली फॉर स्पीड चेंज। ये मस्ट बी प्रेजेंट चाहे कोई सा भी सर्कुलर मोशन हो रहा है। मैंने लिख रखा है ऑल सर्कुलर मोशन। और ये किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। ये क्या होता है? ऑलवेज अलोंग द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन होता है और ये ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट होता है। इसी पे इनका नाम पड़ा है। टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल कहां से आया है? डायरेक्शन से आया है। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता था इसलिए टेंजेंट की डायरेक्शन में होता था इसलिए टेंजेंशियल। ये सेंटर की डायरेक्शन में होता था इसलिए इसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पड़ा है। यहां तक आप सभी लोग कंफर्टेबल हैं? क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। अगर यहां तक आप सभी लोग कंफर्टेबल हैं, क्लियर है, तो बताइए, मैं आगे बढ़ता हूं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे थोड़ी डिटेल में और चर्चा करते हैं और फिर इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ा जाए दोस्त। तो सबसे पहली बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। किसकी दोस्त? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। ये कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है दोस्त। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर होगा। तो जब ये पार्टिकल यहां पे है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ इस डायरेक्शन में होगा, यहां पे। वही जब ये पार्टिकल यहां पहुंच चुका और वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, उससे कोई मतलब नहीं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां पे जब पहुंचेगा तो यहां सेंटर की तरफ होगा। इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगी। तो डायरेक्शन सुनते वक्त सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जब सुन रहे होते हैं ऑलवेज टुवर्ड सेंटर। तो ऑलवेज नाम सुन के हमारे दिमाग में एक बत्ती जलती है कि मतलब ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, मतलब इसकी डायरेक्शन फिक्स रहती होगी, डायरेक्शन कांस्टेंट रहती होगी। नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही होती है, बिकॉज वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है और उसे हमेशा रहना है टुवर्ड सेंटर। तो टुवर्ड द सेंटर मैनेज करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से घूमता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। ये बात क्लियर हुई? जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा तो जो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर दोस्त मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करूं AC, वो हमेशा क्या होता है? स्पीड v²/r। मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो वो हमेशा क्या होता है बच्चा पार्टी? v²/r। डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन क्या होती है? ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। बाकी बातें मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि सेंटर की तरफ होती है, डायरेक्शन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कोई भी सर्कुलर मोशन हो, चाहे यूनिफॉर्म चाहे नॉन यूनिफॉर्म, इसका प्रेजेंट होना 70% अनिवार्य है। अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जिसे अपन v²/r लिख रहे हैं, इसे अगर मैं ओमेगा के टर्म में लिखूं तो v क्या होता है बच्चा पार्टी? r ओमेगा होता है। तो v की जगह मैं r ओमेगा पुट कर दूं अपॉन r कर दूं तो ये कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी? ω²r आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इनफैक्ट मैं इस चीज को हटा ही दे रहा, डायरेक्टली लिख दे रहा कि तुम्हें अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड चाहिए तो अगर v पता है तो v²/r कर दोगे और ओमेगा पता है तो ω²/r आ जाएगा। ω² इंटू r हो जाएगा। अगर v पता है तो v²/r हो जाएगा और अगर आपको ओमेगा पता है तो इट्स ω² इंटू r हो जाएगा। दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? v²/r दैट इज इक्वल टू ω² इंटू r। यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल? क्लियर? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए।
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बेसिक्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब आगे मैं बढ़ता हूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की अगर दोस्त मैं बात करूंगा, चलो बच्चों शुरू करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में अगर बच्चा पार्टी में बताऊं तो पहली बात आपको नाम से समझ में आ रहा है कि हमेशा डायरेक्शन क्या होगी बच्चा, अलोंग द टेंजेंट होगी, अलोंग द टेंजेंट होगी। तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर, मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। कोई ये पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप सबको पता है अलोंग द टेंजेंट होगा। तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही होगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब सेम डायरेक्शन में होंगे तभी पार्टिकल की स्पीड बढ़ सकती है दोस्त। तो अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा बच्चा पार्टी, इस डायरेक्शन में। अगर बच्चा पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होंगे बच्चा पार्टी, सेम डायरेक्शन में होंगी। अगर स्पीड बढ़ रही होगी तो वेलोसिटी वेक्टर और टेंजेंशियल वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। स्पीड इज इंक्रीजिंग, इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग, कंफर्टेबल है। वहीं अगर स्पीड डिक्रीज करेगी, स्पीड कब डिक्रीज करती है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो स्पीड डिक्रीज कराने के लिए, कम कराने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा बच्चा पार्टी, वेलोसिटी के अपोजिट होगा। ये कौन सा केस है, इफ स्पीड डिक्रीजिंग। अगर स्पीड इंक्रीज करेगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। वही स्पीड अगर डिक्रीज कर रही होगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहेंगे। आई होप आप सभी लोग को यहां तक की सारी बातें कंफर्टेबल होंगी, क्लियर होंगी। जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। एवरीबॉडी कंफर्टेबल। अब होता क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ये तो डायरेक्शन हो गई। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा बच्चा पार्टी, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है इसका वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अगर कभी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, कभी भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो क्वेश्चन में दे रखा होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड अगर पूछा होगा तो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दे रखा होगा, और उसकी मदद से तुम्हें नेट एक्सेलरेशन पूछ सकता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ सकता है। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने को बोल दिया जाए ऐसा नहीं होता। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तुम्हें अगर पूछेगा क्वेश्चन में तो दे रखा होगा, ठीक है। और होता किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्वेश्चन में राइटिंग में लैंग्वेज में आ जाएगा वेलोसिटी इज चेंजिंग या स्पीड इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ। तो स्पीड इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ, तो वो जो रेट होगा वो उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। अब बात करते हैं नेट एक्सेलरेशन की। किसकी दोस्त, नेट एक्सेलरेशन की। तो मान लो ये कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके पास एक्सेलरेशन की बात करें तो दो तरीके के एक्सेलरेशन होंगे। एक सेंटर की तरफ तो होना मस्ट है, और एक किधर होगा बच्चा पार्टी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन होगा। तो जो नेट एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में वो बेसिकली क्या हो जाता है, रिजल्टेंट हो जाता है सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का। क्या हो जाता है बच्चा पार्टी, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का जो रिजल्टेंट आता है उसे नेट एक्सेलरेशन कहते हैं। आई होप आप लोग यहां तक सभी बच्चे 100%, 100%, एक नंबर क्लियर होंगे, कंफर्टेबल होंगे। कंफर्टेबल है दोस्त, आगे बढ़ा जाए। यहां तक कंफर्टेबल है, क्लियर है, वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं लेक्चर को तो प्लीज थम्स अप दे दें और हार्ट का सिंबल बना दें। तो अगर अपन आगे बढ़ते हैं, नेट एक्सेलरेशन क्लियर है, टेंजेंशियल बता दिया, नेट बता दिया और सेंट्रीपिटल बता, तीनों बता दिया है। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले एक्सेलरेशन पे, फिर एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात करेंगे।
ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। चलो, नेट एक्सेलेरेशन हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। किसकी दोस्त? टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन की। तो दो तरीके की सर्कुलर मोशन होते हैं अपने पास, सभी को पता होंगे उनके नाम भी। पहले को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहला एक्सेलेरेशन जो होता है सर्कुलर मोशन होता है, क्या होता है? यूनिफॉर्म। और दूसरे को क्या कहते हैं दोस्त? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दो तरीके के सर्कुलर मोशन होते हैं, पहला होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां तक आप सभी लोग 100% 100% एक नंबर कंफर्टेबल है, क्लियर है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो सर्कुलर मोशन होता है जिसमें क्या होता है दोस्त? स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट होती है, स्पीड, या फिर कह लो काइनेटिक एनर्जी। और यहां पे स्पीड क्या होती है? स्पीड इज वेरिएबल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? v²/r। भाई दुनिया का कोई सा भी सर्कुलर मोशन हो, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों ही केस में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो तो होगा ही होगा और v²/r होगा। लेकिन यहां पे अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। और यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? नॉन जीरो। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। क्या यहां तक आप सभी लोग 100% 100% एक नंबर क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच बताइए, सारे बताइए। तो बेसिक लेवल पे यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में यही डिफरेंस होता है कि इसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, उसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों में प्रेजेंट होते हैं, यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं होता और वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट होता है। वहां पे स्पीड चेंज हो रही होती है तभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है। 5 बजे, हाँ 5 बजे तक खत्म कर देंगे भाई सर्कुलर मोशन, 1 घंटे में हो जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। पार्टिकल ऑफ मास m डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r। क्वेश्चंस टाइम। तो क्वेश्चन टाइम, सर्कुलर रेडियस ऑफ रेडियस r का सर्कुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, किसी भी पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 4/r² दे रखा है, द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल दे पूछा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको भारतीय संस्कृति में v²/r बताया गया था, भारतीय संस्कृति में v²/r बताया गया था, उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्वेश्चन के मुताबिक 4/r² है। तो ये r तो नहीं, r नहीं कटेगा, भारतीय संस्कृति में से v²/r बताया गया, वहां पे क्या है आपका? r² है। तो काटा पीटी मचाएंगे तो यहां से r कट जाएगा, ये क्लियर है? तो सॉल्व कर लेते हैं। यहां से v² की वैल्यू 4/r आ जाएगी, मतलब v की वैल्यू √4/r आ जाएगी, दैट इज 2/√r आ जाएगी। मोमेंटम पूछा है। मोमेंटम को भारतीय संस्कृति में हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया? मोमेंटम क्या होता है दोस्त? मास टाइम्स वेलोसिटी होता है। मास m है और वेलोसिटी कितना आ गया है? 2/√r आ गया है। यहां से अगर शक्लें मैच कराएंगे ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर 2 मैच कर जाएगा। यहां तक आप सभी बच्चे 100% एक नंबर क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। कंफर्टेबल है दोस्त? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंगुलर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। देखो पार्टिकल की एक्सेलरेशन पूछा है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोल दिया यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड मतलब जो एंगुलर स्पीड अगर यूनिफॉर्म होगी तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट होगी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0।
मतलब इस वक्त जो भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो सकता है। तो भाई जो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का वो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर होता है, या फिर इसे ओमेगा स्क्वायर आर भी कह देते हैं। अब अगर आप ऑप्शन मैच कराने जाओगे तो आप देखोगे कि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो इसमें थोड़ी सी चतुराई दिखाएंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो v स्क्वायर बाय आर था, इसे थोड़ा मैनिपुलेशन करने के लिए v स्क्वायर को v इंटू वी कर देंगे, अपॉन आर था ही। क्या दोस्त v बाय आर ओमेगा होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। तो यहां से जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया वो v इंटू ओमेगा आ गया। v इंटू ओमेगा इस फॉर्म में लिखते ही हमें दिख गया कि ऑप्शन नंबर 3 की शक्ल मैच कर रही है। कंफर्टेबल है, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। A particle moves in a circle of radius 25 centimeter at 2 revolutions per second. At 2 revolutions per second, the acceleration of particle in meter per second square is. ओमेगा दे रखा है आपको, टू रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, आरपीएस, पीएम में नहीं, पीएस। तो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दे रखा है, मतलब एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड मतलब एस। तो जो ओमेगा रेडियंस पर सेकंड की बात करें तो 4 पाई रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। पहले तो यूनिट चेंज कर लेंगे तो ओमेगा निकाला। रेडियस 25 सेंटीमीटर दे रखा है, इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 25 बाय 100 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/4 मीटर हो जाएगा। ओमेगा पता है, आर पता है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल हमसे पूछा गया है। अगर ये गिवन डेटा तुमने देख लिया तो भाई मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस एट 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। 2 रिवॉल्यूशन मतलब स्पीड कांस्टेंट है, मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है। ओमेगा कितना है, 4 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई का होल स्क्वायर इंटू रेडियस कितनी है 1/4, तो ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर इंटू 1/4। 4 से ये कट जाएगा, 4 बचेगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए टूवर्ड्स एंड। तो इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा इसके पास इस वक्त कितना होगा, 4 पाई स्क्वायर का होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप सभी लोग बहुत इजीली क्वेश्चन को कर पा रहे हो। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट चॉइस, नॉट ए। कंफर्टेबल है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार इज मूविंग विद ए स्पीड, स्पीड दे रखी है और ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर दे रखा है। तो जो भी डेटा दे रखा है वो पहले लिख लो कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो स्पीड v दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड और रेडियस दे रखा है 500 मीटर। इट इज स्पीड इन, देखो बच्चा पार्टी, यहां देखो की पॉइंट आ गया क्वेश्चन का। इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इंक्रीज कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो प्यारे बच्चों जरा आप बताओ ये कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल है या टेंजेंशियल है? अभी बताया था सेंट्रीपिटल सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही स्पीड चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो क्वेश्चन में इसी तरीके से लैंग्वेज में देगा, इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2, तो तुम्हें खुद समझाना, क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वो इस तरह से लिख देगा कि स्पीड इज इंक्रीजिंग या स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर मतलब ये जो दे रखा है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है, और वो कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एक्सेलरेशन ऑफ द कार पूछा है, तो भाई यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता है, प्रेजेंट है, तो दोनों होंगे, सेंट्रीपिटल भी और टेंजेंशियल भी। तो सबसे पहले इस गिवन डेटा से अपन पहले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर हमारे शास्त्रों को खोल के देखेंगे तो v स्क्वायर बाय आर हमें बता रखा गया है। शास्त्र क्या है हमारे, एनसीईआरटी। तो v स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। v दे रखा है 30, उसका स्क्वायर कर देंगे, रेडियस कितनी दे रखी है 500, तो 30 का स्क्वायर 900 बटा 500,
0 से 0 कट गया, 9/5 आ गया। तो ये आ जाएगा 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ गया 1.8। अब तुमसे पूछा गया भाई सेंटीपिटल भी है, टेंजेंशियल भी पता है, मतलब जो नेट एक्सेलरेशन पूछा गया है। नेट एक्सेलरेशन जो होता है मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता रखा है, क्या होता है, रूट सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर। सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर क्या होता है, नेट एक्सेलरेशन होता है। यहां पे आप वैल्यू पुट कर देंगे, जो सेंट्रीपिटल होता है कितना है 1.8 का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल कितना है 2 का स्क्वायर। तो 4, ये भी इसको भी नियर अबाउट 4 मान लो, 4 + 4 8, √8 आ रहा है, मतलब 3 से कुछ छोटी क्वांटिटी का आंसर आना चाहिए। 3 से कुछ छोटी जो क्वांटिटी अगर तुम्हें ऑप्शन में दिखेगी तो ऑप्शन नंबर 4 दिखेगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन देख के ही तुम समझ जाओगे कि जिसका आंसर जो होगा वो 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आएगा। कंफर्टेबल है दोस्त, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। इस क्वेश्चन में क्लियर है तो थम्स अप दे दो। चलो आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन। स्टोन इज टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। जो भी डेटा दे रखा है उसको तुरंत गिवन के टर्म्स में लिख दिया करो। तो आपको जो डेटा दे रखा है, सबसे पहले रेडियस दे रखा है 1 मीटर। व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल विद अ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड क्या है, कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, 0 विद अ कांस्टेंट स्पीड। पढ़ते ही अपन ने डेटा डिकोड किया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, 0। इफ द स्टोन मेक्स 22 रिवॉल्यूशन इन 44 सेकेंड, तो ओमेगा निकालना है। 22 रिवॉल्यूशन कर रहा है, एक रिवॉल्यूशन में कितना होता है बच्चा पार्टी, 2 पाई रेडियंस। कितने समय में कर रहा है, 44 सेकेंड्स में। तो यहां से ये 2 जाएगा, 2 कट गया, तो पाई रेडियंस पर सेकेंड आपकी ओमेगा आ गई। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। तो भाई टेंजेंशियल तो 0 है ही है, बचा कौन, सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है। ओमेगा क्या निकाला, पाई। पाई स्क्वायर रेडियस कितना है बच्चा पार्टी, 1 मीटर। खत्म। तो पाई स्क्वायर आगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, पाई स्क्वायर एंड डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्किल, गलत। ये सेंट्रीपिटल है ना, तो किधर होगा, अलोंग द सेंटर होगा। पाई स्क्वायर एंड डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड द सेंटर होता है, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। कंफर्टेबल है? इस तरीके से सवाल हमें करने होते हैं। चलो AIPMT 2011, मतलब देखो PYQ भी इंक्लूडेड है अपने सेशन में। तो प्रैक्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड। स्पीड कांस्टेंट है और टाइम पीरियड क्या है, 0.2 पाई सेकेंड्स। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, 0.2 पाई सेकेंड विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0। अब ये टाइम पीरियड पता है, टाइम पीरियड से क्या निकाल सकते हो तुम्हें पता है, ओमेगा निकाल सकते हो। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड कहते थे भारतीय संस्कृति के अनुसार। तो ओमेगा जो आ जाएगा यहां से 2 पाई, टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 0.2 पाई। 0.2 पाई, पाई से पाई निपटा दोगे, ये काट दोगे, 10 आ जाएगा। तो ओमेगा आपके पास सॉल्व करके आ गया 10 रेडियंस पर सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, द एक्सेलरेशन। भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर 0 है और ओमेगा दे रखा है, रेडियस तुम्हें पता है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ सेंटीपिटल होगा। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू भारत में ओमेगा स्क्वायर आर होता है, पाकिस्तान में पता नहीं। तो ओमेगा की वैल्यू बात करेंगे तो 10 का स्क्वायर, और रेडियस की बात करेंगे तो 5 सेंटीमीटर, 5/100। तो ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 4।
किसी पार्टिकल का टोटल एक्सेलरेशन 15 मीटर पर स्क्वायर दे रखा है। टोटल एक्सेलरेशन देखो लिख भी रखा है, टोटल एक्सेलरेशन मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतना इंस्टेंट होता है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। इस इंस्टेंट पे हमें स्पीड बतानी है। तो अगर दोस्त हमें टोटल की जगह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता होता तो हम ये कह सकते थे भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r होता है, हम यहां पे v की वैल्यू पुट करेंगे, अपना काम हो जाएगा। लेकिन दोस्त हुआ यूं कि यहां पे टोटल एक्सेलरेशन पता है, सेंट्रीपिटल नहीं पता है। लेकिन क्या टोटल की मदद से सेंट्रीपिटल निकाल सकते हो? सेंट्रीपिटल इधर सेंटर की तरफ वाला होगा, और चूंकि ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है तो क्या मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसी ए का कंपोनेंट होगा रेडियस के अलोंग? चूंकि रेडियस से 30 डिग्री बना रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या जो नेट एक्सेलरेशन दे रखा है उसका cos 30 होगा? बिल्कुल होगा। और cos 30 भारतीय संस्कृति में अगर आप देखेंगे तो cos 30 की वैल्यू कितनी बताई गई है? √3/2 बताई गई है। तो यहां से जो नेट एक्सेलरेशन कितना दे रखा था? 15, और जो cos 30 है वो √3/2 है। तो ये नेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका आ गया 15 इंटू √3/2। अगर उस वैल्यू को मैं यहां पे यूज करूं तो 15 √3/2, ठीक है। तो यहां से v स्क्वायर रेडियस कितना दे रखा है? 2.5 इज इक्वल टू 15 √3/2। तो यहां से v स्क्वायर जो आ जाएगा 15 इंटू √3/2 इंटू 2.5 कर देंगे, दैट इज 5/2। सॉल्व कैलकुला लेना, आंसर आ जाएगा। कर दूं तुम्हारे लिए? गंदी सी कैलकुलेशन का सवाल आया है। अब देखो इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता कि सर, हालांकि रफ कैलकुलेशन से तुम तेजी में निकाल सकते हो। तो ये जो आ जाएगा पूरा सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली 32.43 आ जाएगा। तो वेलोसिटी जो आ जाएगी √32.43 आ जाएगी। तो 32.43 कितना हो गया? 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, मतलब 6 से थोड़ा कम है। 6 से थोड़ा कम है तो अप्रोक्सीमेटली जो देखोगे 6 से थोड़ा कम वाला ऑप्शन ये अवेलेबल है। तो सॉल्व करके रखे ये कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 5.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कंफर्टेबल है दोस्त सभी लोग? 100%, 100%? एक नंबर जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट दैट इज डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। लास्ट पार्ट है चैप्टर का, खत्म है। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की दोस्त अगर मैं बात करूं तो डायनामिक्स मतलब क्या होता है? फोर्स एनालिसिस। डायनामिक्स मतलब अपन क्या करेंगे? फोर्स एनालिसिस करेंगे। और फोर्स एनालिसिस करते वक्त आपको कुछ नहीं करना है, कुछ बहुत बेसिक सी बातें हैं। सबसे पहला, फोर्स एनालिसिस के सारे सवालों में मैं 3 स्टेप बता रहा हूं, वही 3 स्टेप करने हैं। स्टेप 1, पहले स्टेप में क्या करना है? आइडेंटिफाई द सर्कुलर पाथ। पहले तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? पाथ आइडेंटिफाई करोगे कि सर्कुलर पाथ कौन सा है। तो सर्कुलर पाथ देख लो, बस आइडेंटिफाई, पहचान लो, अच्छा ये वाले पाथ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है। फिर आएगा आपका स्टेप 2, कैलकुलेट नेट फोर्स
जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उनके सब कंपोनेंट करके तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेट करना है नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ नेट फोर्स कैलकुलेट करना। क्लियर है? अब फिर आता है आपका स्टेप 3। इक्वेट नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर तो जो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होता है इसी को अपन क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यही क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। कई बच्चे को लगता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv²/r। नहीं भाई, इनफैक्ट बच्चों को क्या बोलेंगे, कई मास्टर लोग यूट्यूब पे पढ़ा देते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv²/r के बराबर आती है, वेयर m इज द मास और v²/r क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अगर इसको भी थोड़ा तरीके से लिखूं तो इसको भी थोड़ा तरीके से लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, बेसिकली F = ma लगा रहे हैं अपन यहां पे। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स लग रहा है उस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और वो किसके बराबर होता है, mv। उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, कोई भी फोर्स मास टाइम एक्सेलरेशन के बराबर होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r, तो उसकी वैल्यू mv²/r आती है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा बच्चा पार्टी, जो कोई भी फोर्स सेंटर की तरफ होगा वो टोटल नेट फोर्स जो होगा सेंटर की तरफ उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये 3 पार्ट अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कर देते हैं तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के सवाल बहुत इजीली कर लेंगे। सबसे पहले सबसे बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में पहला क्वेश्चन। ये कोई पार्टिकल है मास m का, ठीक है। ये r रेडियस के पाथ में सर्कुलर मोशन कर रहा है और कितने से कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कर रहा है, ठीक है, या फिर इसकी स्पीड v है। तो इस रस्सी में टेंशन बताना है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड टेंशन इन स्प्रिंग। इस रस्सी में आपको टेंशन बतानी है दोस्त, ठीक है। तो भाई देखो, अगर इस आइडेंटिफाई करोगे तो सर्कुलर पाथ पहले से ही बना है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब अगर इस पार्टिकल पे टेंशन का फोर्स बनाओगे तो टेंशन हमेशा कैसी होती है, पुल करती है, तो रस्सी मास को अपनी तरफ खींचेगी। तो एकमात्र फोर्स ही लग रहा है इस पे, ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पूरे पार्टिकल पे मात्र एक फोर्स लग रहा है, टेंशन। वो पहले से ही टेंशन सेंटर की तरफ है। तो यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कर रही है। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या है बच्चा पार्टी, सिर्फ टी है। इसे इक्वेट कर दोगे mv²/r से, आपका आंसर आ गया। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है दोस्त। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सर्कुलर डिस्क है, कोई ओमेगा से घूम रही है
यहां पे स्मॉल r दूरी पे एक मास m रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक और डिस्क के बीच का म्यू है। तो पूछा है तुमसे दोस्त, फाइंड मैक्सिमम ओमेगा फॉर विच ब्लॉक will not slip। ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू बताइए जिसके लिए ब्लॉक स्लिप ना करे, ब्लॉक फिसले ना। तो ऑब्वियस ही बात है, इस ब्लॉक को कौन सर्कुलर पाथ में घुमा रहा होगा? फ्रिक्शन। तो अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, चूंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन का सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो उस पे एकमात्र फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉसिबली लग सकता, भाई रस्सी से तो जुड़ा नहीं है, बस रखा हुआ था, तो एकमात्र फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग सकता था वो कौन सा लग सकता था? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन लगेगा भी। भाई तुम कहोगे कि क्या सर, क्या इस पे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है? नहीं बेटा, इस पे लगने को तो कुछ फोर्सेस और भी लग रहे हैं, जैसे ब्लॉक से नॉर्मल लग रहा है, धरती मां mg भी लगा रही है, लेकिन ये क्या है बच्चा पार्टी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन है। इनके अगर तुम कंपोनेंट लेना भी चाहोगे, चूंकि एंगल 90 डिग्री है, जीरो आएगा, तो सेंटर की तरफ जो एकमात्र हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स आ सकता है वो फ्रिक्शन का आ सकता है। चूंकि ये सर्कुलर मोशन में घूमना जाता है, और फ्रिक्शन के लिए मैंने बताया था, जब फ्रिक्शन की चाहत क्या है कि कोई भी स्लिपिंग ना हो, वो स्लिपिंग ना होने के लिए जब जितना जिधर, मतलब जितना चाहिए और जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग जाता है। फ्रिक्शन के पास ये काबिलियत होती है। तो सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए इसे घुमाने के लिए, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स जो चाहिए वो कौन दे देगा? फ्रिक्शन। अब चूंकि मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम औकात का लग रहा होगा, मतलब फ्रिक्शन इस मोमेंट ऑफ टाइम पे कौन सा लग रहा होगा? मैक्सिमम लग रहा होगा, एफएस मैक्स। तो एकमात्र फोर्स जो सेंटर की तरफ है, आइडेंटिफाई फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर यहां क्या है? फ्रिक्शन। तो अगर तुमसे पूछा जाए इस क्वेश्चन पे ब्लॉक पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, तो तुम बोलोगे इस ब्लॉक पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब जो सेंटर की तरफ है, वो फ्रिक्शन है। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन करा रहा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हमेशा किसके बराबर आती है? mv²/r या फिर m ω²r। चूंकि यहां पे क्वेश्चन में ओमेगा दे रखा है, तो इस बार ओमेगा के टर्म में आंसर निकाल लेंगे। अब एफ एस मैक्स जो होगा वो म्यू इंटू नॉर्मल से म्यू mg आ जाएगा, उसकी वैल्यू m ω²r। m से m आप काट देंगे, तो मैक्सिमम ओमेगा पूछा था, ओमेगा मैक्सिमम कितना आ जाएगा? म्यू g/r का रूट। म्यू g/r का रूट ले लोगे तो ये आप तुम्हारा ओमेगा आ जाएगा। आई होप यहां तक आप सभी लोग कंफर्टेबल हैं, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। बहुत सिंपल है भाई डायनेमिक्स। एक खतरनाक सवाल पूछ देता हूं। ये कोई दो ब्लॉक है जो दो रस्सियों से जुड़े हुए हैं। इस रस्सी में टेंशन T1, इस रस्सी में टेंशन T2। ठीक है, तो पूछा है फाइंड T1/T2। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? फाइंड T1/T2 का रेशियो पूछा है। ये पूरा सिस्टम जो है इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, पूरा सिस्टम एक कांस्टेंट ओमेगा से इसके अबाउट। तो कैसे करोगे? स्टेप 1, आइडेंटिफाई द सर्कुलर पाथ। तो अगर इस ब्लॉक M के लिए अगर मैं बात करूं, तो जो सर्कुलर पाथ होगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो इस M के लिए तुम देखोगे तो इस पे जो नेट फोर्स टुवर्ड, अब क्या बना करोगे? फॉर, यहां लिख दे रहा, फॉर M। अगर M की FBD देखें आप ध्यान से,
तो एक सेंटर की तरफ फोर्स T1 लग रहा है, लेकिन इस ब्लॉक पे T2 भी लग रहा है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, रेडियस के अलोंग ही है। तो एक यहां पे फोर्स, भाई दोनों रस्सियां अपने एक दूसरे की अपनी तरफ पुलिंग होता है, तो ये रस्सी अपनी तरफ खींचेगी, टेंशन फोर्स हमेशा पुलिंग होता है, और ये रस्सी इस एम ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगी। तो सेंटर की तरफ ये इसका सेंटर है, ये एल रेडियस की पॉइंट पे घूम रहा है, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर की अगर मैं बात करूं, इसका वीडी बना भी देता हूं, ये बात एम है, इस पे इस डायरेक्शन में T1 लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में T2 लग रहा है, और इस पॉइंट के अबाउट ये कहीं घूम रहा है ओमेगा से। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर अगर मैं इसके लिए लिखता हूं तो दोस्त क्या लिख दूंगा, T1 सेंटर की तरफ T1 है, और T2 क्या है, उसके अपोजिट है। T1 तो सेंटर की तरफ है और T2 एग्जैक्टली अपोजिट है, तो यहां क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 आ जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर, और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितनी है, इसके लिए L है, इसके लिए रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या है, L है। सिमिलरली अगर बच्चा पार्टी में बात करता हूं, ब्लू पेन ले लेना है, येलो पेन से ले लेता, हाँ, 2m की, तो इसका जो सर्कुलर पाथ आएगा वो काफी बड़ा आएगा, ये काफी बड़े सर्किल के रेडियस में घूम रहा होगा। इसकी जो रेडियस होगी 2m की, वो टोटल यहां से यहां L और यहां से यहां 2L, मतलब टोटल 3L की रेडियस में घूम रहा होगा। इस 2m की अगर आप FVD बनाएंगे दोस्त, तो देखेंगे ये सिर्फ एक ही रस्सी से जुड़ा, देखो ये दो रस्सी से जुड़ा था, इसलिए इस पे दो टेंशन आ रही थी, T1 इधर T2 इधर, ये सिर्फ एक ही रस्सी से जुड़ा है, तो इस पे एक ही टेंशन आएगी T2, और ये इसका सेंटर हो गया सर्कुलर पाथ का, और ये डिस्टेंस आपकी 3L हो गई। तो इसके लिए अगर नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर देखोगे, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर देखोगे, तो एकमात्र फोर्स लग रहा है T2, और नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर किसके बराबर हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर, और रेडियस कितनी है यहां पे 3L है। ये T2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L था, और T2 की वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास सेकंड स्टेप से कितनी आ गई थी, मास भी तो इसका 2m है, तो मास कितना है T2 का, 2m है, तो यहां पे मास ऑफ पार्टिकल 2m पुट होगा, तो 2m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 3L, 3 2 जा 6, तो यहां से 6m ओमेगा स्क्वायर L आ जाए। वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो T1 T2 की वैल्यू पुट कर देंगे, 6m ओमेगा स्क्वायर L इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L, तो यहां से दोस्त T1 की वैल्यू उधर भेज दोगे, प्लस हो जाएगा 7 टाइम्स m ओमेगा स्क्वायर L आ जाएगा, तो T1 ये आ गया, T2 ये आ गया। तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, T1 अपॉन T2 पूछा था, T1 अपॉन T2 पूछा था, तो T1 अपॉन T2 अगर तुमसे पूछा गया है तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, 7m ओमेगा स्क्वायर L अपॉन 6m ओमेगा स्क्वायर L, दोनों का रेशियो ले लोगे तो ये कट जाएगा, तो T1 अपॉन T2 का आंसर क्या आ जाएगा, 7/6। ठीक है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा जा सकता। मोस्ट डिफिकल्ट थिंग जो इस चैप्टर की पॉसिबल चीज थी वो मैंने करा दी। कंफर्टेबल है दोस्त यहां तक सभी लोग? डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बहुत इजी लग रहा है। चलो इसी का एक और एप्लीकेशन आता है, डेथ वेल, मौत का कुआं।
ये मौत का कुआं है, इसमें पार्टिकल क्या घूमता है, बाइक लेके घूम रहे होते हैं सब। तो कैसे घूम रहे होते हैं समझना है इस बात को। ये पार्टिकल जो मौत के कुएं में घूम रहा है, मान लो इसके पास स्पीड कितनी है टेंजेंशियल डायरेक्शन में v, और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना है r। तो ये अगर जब सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो सबसे पहले क्या करोगे, आइडेंटिफाई द सर्कुलर पाथ। तो इस पार्टिकल के लिए सर्कुलर पाथ ये हो गया, तो इसकी रेडियस भी क्या हो गई, r हो गई। और ये पार्टिकल कितनी स्पीड से घूम रहा है, इसके पास ये जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है इसके पास इस वक्त स्पीड v है टेंजेंशियल। तो जब ये घूम रहा होता है सर्कुलर पाथ में, तो देखो इस वॉल से सपोर्ट मिल रहा है क्या, ये जो वॉल है कुएं की, जो मौत के कुएं की जो वॉल है, इस पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो मौत के कुएं की जो वेल की जो दीवार है, क्या वो उसे सपोर्ट दे रही है, उससे कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है तो क्या नॉर्मल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो सबसे पहले तो क्या मिलता है इसको, यहां पे एक नॉर्मल मिलता है, तो इस पे सबसे पहले क्या मिल रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा सेंटर की तरफ। मैं इसको थोड़ा हटाता हूं जरा, जो सर्कुलर पाथ है उसे मैं थोड़ा डॉटेड बनाता हूं। अभी सब हटा दो, ये नॉर्मल फॉर्मल सब। आइडेंटिफाई द सर्कुलर पाथ था, अरे यार ये सर्कुलर पाथ था। अब ये जो सरफेस है दोस्त, ये जो वॉल की सरफेस है जिसपे मोटरसाइकिल के पहिए लगे हुए हैं, क्या ये इसे कांटेक्ट में है तो एक सपोर्ट देगा, एक नॉर्मल का फोर्स देगा। तो इस पे एक सेंटर की तरफ एक नॉर्मल आता है, ठीक है। अब भाई ग्रेविटी कहां, गायब तो हो नहीं जाएगी। मास ऑफ मैन प्लस बाइक्स, पूरा टोटल सिस्टम का अगर मास m है, तो क्या इस पे एक mg नीचे की तरफ लग रहा है, और ये धरती माता इस mg का फोर्स से नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं गिर रहा। अगर ये mg के फोर्स प्रेजेंट होने के बावजूद नीचे नहीं गिर रहा, मतलब एक फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में भी होगा, पक्की बात है भाई। अगर mg के इफेक्ट में नीचे नहीं गिर रहा, दैट मींस एक फोर्स ऊपर की तरफ भी होना चाहिए। तो वो जो एक फोर्स ऊपर की तरफ होगा वो कौन देगा बच्चा, पार्टी पैरेलल टू द सरफेस। भाई सरफेस के कांटेक्ट में एक तो नॉर्मल मिल रहा है, पैरेलल टू द सरफेस एक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। उस फ्रिक्शन फोर्स की मदद से एक वो फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, जो कि mg को बैलेंस कर सकता है। तो सेफ कंडीशन कब होगी, जब जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो mg को बैलेंस कर ले। अगर इस आदमी को सेफ रहना है तो जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो mg को अगर बैलेंस कर लेगा तभी अपना काम हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो जो मिनिमम सेफ वेलोसिटी होगी, मिनिमम वेलोसिटी टू मूव इन सर्कुलर पाथ, अगर हम निकालना चाहें तो देखो दोस्त, सबसे पहले अगर मैं यहां पे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का, तो सेंटर की तरफ यहां पे एकमात्र फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ एकमात्र फोर्स लग रहा है, वो कौन सा है, नॉर्मल का है। तो आइडेंटिफाई द सर्किल नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, एक मास, देखो फ्रिक्शन ऊपर mg नीचे, बस एक मास सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन, सॉरी फ्रिक्शन नहीं नॉर्मल, एकमात्र फोर्स जो सेंटर की तरफ है वो कौन सा है, नॉर्मल। तो वो नॉर्मल जो होगा वही नेट सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, तो वो mv²/r के बराबर होगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं नॉर्मल जो हो रहा होगा वो mv²/r, ये सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से आ गया। और फ्रिक्शन mg के बराबर हो ही रहा था, तो फ्रिक्शन को अगर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लिखेंगे तो म्यू इंटू एन होता है। लिमिटिंग केस की बात करेंगे तो म्यू इंटू एन mg के बराबर होना चाहिए। नॉर्मल की वैल्यू mv²/r पुट कर दे,
म्यू इंटू एम वी स्क्वायर बाय आर यहां पे पुट कर दी। ये किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। एम से एम कट जाएगा, तो सेफ टर्निंग के लिए यहां से जो स्पीड आ गई, सेफ टर्निंग के लिए यहां से जो स्पीड आ गई आर जी अपॉन म्यू का रूट आ गए। ठीक है, तो मिनिमम सेफ वेलोसिटी क्या आ गई, रूट ओवर आर जी बाय म्यू आ गई। अब इससे तेज स्पीड से बढ़ोगे तो नॉर्मल बढ़ जाएगा, नॉर्मल बढ़ जाएगा मतलब फ्रिक्शन का फोर्स बढ़ जाएगा, तो मतलब फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बढ़ जाएगी। भाई नॉर्मल फ्रिक्शन क्या लग रहा है वो बच्चा पार्टी, जो फ्रिक्शन है वो mg को बैलेंस कर रहा है यहां पे, और जो तुम्हारा नॉर्मल का फोर्स है वो mv स्क्वायर बाय आर है। तो जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है ये क्या है, एफएस मैक्स। अपन फ्रिक्शन में पढ़ चुके हैं एफएस मैक्स हमेशा नहीं लगता है, ये लग सकता है, और जो एक्सटर्नल फोर्स इसको गिराना चाह रहा है mg, वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से क्या होना चाहिए बच्चा पार्टी, कम होना चाहिए या बराबर हो। बराबर तक तो झेल ले जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा हो गया अगर mg की वैल्यू फ्रिक्शन से ज्यादा हो गई, फ्रिक्शन के अवेलेबल फ्रिक्शन एफएस मैक्स से ज्यादा हो गई तो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग। इन केस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू mg से बड़ी हुई तो कुछ नहीं होगा, फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू का नहीं लगेगा, किसके बराबर लगेगा, mg के बराबर लगेगा। तो ये जो मिनिमम सेफ ये जो वेलोसिटी आई है क्या है, मिनिमम सेफ वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी से तुम्हें चलाना ही पड़ेगा, इससे तेज चलाओगे तो नहीं गिरेगा। मतलब मिनिमम सेफ वेलोसिटी डेथ वेल के लिए अंडर रूट आर जी बाय म्यू। तो इसीलिए तुम देखा करो जो डेथ वेल में लोग होते हैं जो चलाते हैं मोटरसाइकिल, खूब तेज चला रहे होते हैं, क्योंकि जितनी तेज चलाएंगे उतना नॉर्मल बढ़ेगा, उतना नॉर्मल बढ़ेगा तो म्यू इंटू एन एफएस मैक्स उतना बढ़ेगा, अवेलेबल लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, तो एमजी को ओवरकम करने में आसानी रहेगी। कंफर्टेबल है, क्लियर है, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। डेथ वेल का कंसेप्ट हो गया। अब कुछ डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे बेस सवाल कर लेते हैं। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया है, एक छोटा सा बैंकिंग ऑफ रोड बचा है, बता देंगे। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.1 कैन नॉट बियर ए टेंशन मोर देन, तो तुमसे टी मैक्स दे रखा है, मैक्सिमम टेंशन 100 न्यूटन बियर कर सकता है। रेडियस जो है 0.1 मीटर दे रखा है। इट इज टाइड टू ए बॉडी ऑफ मास, मास 100 ग्राम दे रखा है। ग्राम कोई जो है एसआई यूनिट नहीं है, तो इसे अगर मैं एसआई में करूंगा तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा, 0.1 केजी का मास है। रोटेटेड इन ए हॉरिजेंटल सर्किल, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मैक्स पूछी गई है। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है रस्सी से बांध के, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर अगर इसमें आइडेंटिफाई करोगे तो एक ही मात्र फोर्स है, वही टेंशन है। तो टेंशन ही इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर दे रखा हो। अगर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टेंशन के लिए बात करेंगे, टी मैक्स के लिए बात करेंगे, टी मैक्स कब होगा, जब ओमेगा मैक्स होगा। टी मैक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, मास कितना है 0.1, ओमेगा मैक्स क्वेश्चन में पूछा है, रेडियस कितनी है, अगेन 0.1, यहां से ओमेगा मैक्स का स्क्वायर 100 अपॉन 0.01 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 आ जाएगा। यहां से ओमेगा मैक्स जो आ जाएगा रूट ओवर 10 टू द पावर 4 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 100 रेडियंस पर सेकेंड आ जाएगा। तो मैक्सिमम जो होगा, अगर 100 रेडियंस पर सेकेंड से घुमाओगे तो टेंशन तब तक वो सेफ रहेगा, उससे ज्यादा करोगे तो रस्सी टूट जाएगी।